हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निवेदिता की शादी हो चुकी थी और वो अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी तानिया, जिसका कुछ दिनों बाद निवेदिता को कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। निवेदिता अपनी सहेली तानिया के घर जाती है और वहाँ जाने के बाद निवेदिता तानिया से बोलती है, क्या हुआ? तूने मुझे इतनी अर्जेंट में यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे ससुराल ही आ जाती ना। खैर, काम बता क्या है? अरे मेरी शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में शादी है। जब तक शादी नहीं होती तब तक मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। और तेरी सास का तो पता ही है तुझे। अरे मेरी सास बहुत अच्छी है, पता नहीं तुझे क्यों वो खड़ूस लगती है। लेकिन ये सब छोड़, तू शादी कर रही है और मुझे अब पता चला। अब बताने से अच्छा मत ही बताती ना। अब भी क्यों बता रही है तू? अरे यार क्या ही बताऊं, सब ना इतनी जल्दबाजी में हुआ कि तुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। और जब टाइम मिला तो तेरा फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे जीजा जी के फोन पर कॉल करना पड़ा। हाँ, वो मेरा फोन खराब हो गया था ना। चल कोई बात नहीं, मेरी सहेली की शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बताना किससे हो रही है, कहाँ हो रही है और कब हो रही है, सब बता मुझे तू, और वो भी अभी। अरे हाँ भाई हाँ, ये सब बताना है तभी तो तुझे बुलाया है। ये लड़का है और तुझे पता है ये भी उसी मोहल्ले में रहता है जहाँ तू रहती है। अच्छा हुआ ना ये तो? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे पड़ोस में ही रहता है। अब तो तू मेरी सहेली और पड़ोसन दोनों ही है। अब ये भी बता दे शादी कब है और कहाँ है, मुझे तेरी शादी के लिए तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू अपने पूरे परिवार के साथ आइयो, ये नहीं कि अकेले ही मुंह उठाकर आ जाए। अरे अब तो हम लड़के वालों की तरफ से भी हैं और लड़की वालों की तरफ से भी, तो मैं तेरी तरफ से आऊंगी और मेरे घर वाले लड़के वालों की तरफ से। तानिया निवेदिता को सब बता देती है और कुछ ही दिनों बाद तानिया की भी शादी हो जाती है। तानिया की शादी के बाद तानिया निवेदिता की पड़ोस में ही रहने लगती है। दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश होती हैं। दोनों दोस्त अब रोज मिलने भी लगती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद निवेदिता और उसकी सास सुमित्रा दोनों तानिया के घर जाती हैं और वहां जाने के बाद सुमित्रा बोलती है, अरे ओ रमा की बहू, तेरी सास कहाँ है? आजकल बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। अरे तुमने तो घर को और भी अच्छा बना दिया है ना माँ जी? लग ही नहीं रहा पहले जैसा, बिल्कुल ही बदल दिया। ये सब तानिया तुमने खुद किया है या आंटी जी ने करवाया है? अरे नहीं, ये सब तो इन्होंने मेरे आने के बाद करवाया है। मुझसे बोल रहे थे कि जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा ही होगा, और तो और सब बहुत मॉडर्न तरीके से किया है। बहुत अच्छा लगता है अब तो घर। यहाँ मैं भी खड़ी हूँ, मेरा भी कोई जवाब दे दो, या तुम दोनों सहेली ही आपस में लगी रहोगी और मेरी बात को ऐसे ही हवा करती रहोगी? मैंने पूछा तानिया तेरी सास कहाँ है? अरे नहीं काकी, वो तो निवेदिता पूछ रही थी इसलिए बता दिया। वो माँ जी को गाँव जाना पड़ा, थोड़ा काम आ गया था इसीलिए अचानक से गाँव चली गई। क्या हुआ, कोई काम था आपको? बताओ मुझे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी। तुम दोनों सहेली तो रोज मिलते रहते हो, तो मैंने भी सोचा अपनी सहेली और पड़ोसन से मिल लूं जाकर, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ जी जाऊँ ना मैं भी तानिया के साथ? अब तू अपनी सहेली की रसोई में जाने के लिए मुझसे पूछ रही है, बता रही है कि माँ जी मैं जा रही हूँ। माँ जी मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ, बता थोड़ी रही हूँ। अरे जा जा, तेरी ही तो सहेली है। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, मैं क्या करूँगी यहाँ तुम दोनों के साथ? मेरी सहेली तो गाँव चली गई, तो अब तुम दोनों बैठकर बातें करो। जी काकी, आजा निवेदिता, मैं तुझे अपनी रसोई दिखाती हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत ही मॉडर्न है, सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से करी हुई हैं। मैं जब आई थी तो मुझे बहुत पसंद आई रसोई, तुझे भी अच्छी लगेगी। निवेदिता तानिया के साथ उसकी रसोई में चली जाती है और वहाँ उसकी इतनी अच्छी रसोई देखकर निवेदिता का मुंह बन जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर आ जाती है। शाम को निवेदिता अपने घर की रसोई में खाना बना रही होती है। दाल में जैसे ही तड़का देती है, पूरे घर में तड़के की धांस फैल जाती है, जिसके बाद सुमित्रा रसोई में छींकते हुए आती है और निवेदिता से बोलती है, अरे बहू क्या जला दिया? थोड़ा देखकर खाना नहीं बना सकती? और जब खाना बनाने जाती है तो पहले ही बता दिया करना, तब मैं घर के बाहर चली जाऊं। यहाँ छींकने से तो अच्छा ही होता।
इतनी ही छींक आ रही है तो आप भी रसोई में चिमनी लगवा लेती ना। खाना बनता है तो दूसरा इंसान घर में खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर हम भी रसोई में चिमनी लगवा लेते तो यहीं से सारी गैस निकल जाती ना। तूने चिमनी किसके घर देख ली है जो यहाँ आकर गा रही है? माँ जी, मेरी सहेली की रसोई में चिमनी है, बहुत ही अच्छी तरह से बनवाई हुई है। हम कुछ ना सही तो कम से कम रसोई में चिमनी तो लगवा ही सकते हैं ना। अच्छा, तो तू अपनी सहेली की रसोई देखकर आई है, तभी यहाँ आकर शिकायतों के पुल बांध रही है। नहीं माँ जी, मैं कोई शिकायतों के पुल नहीं बना रही हूँ। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि हमारे भी रसोई में अगर चिमनी होती तो कितना सही रहता ना। यहीं से सारी गैस बाहर निकल जाती। खाना बनाने में धांस पूरे घर में नहीं फैलती, इसलिए रसोई में चिमनी तो होना जरूरी है ना। ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो वैसे भी पैसों की कमी चल रही है। रसोई में चिमनी से ज्यादा जरूरी है कि अभी हमारी रसोई में राशन हो, यही हमारे लिए बहुत है। चिमनी फिर कभी देखेंगे। लेकिन माँ जी, उसकी रसोई में बस चिमनी ही नहीं और भी बहुत चीजें हैं। बहुत साफ सफाई है उनकी रसोई में, यहाँ तक कि कोस्टर भी लगे हैं उनकी रसोई में, और सारे मसाले के डिब्बे एक जैसे ही हैं उनकी रसोई में। तो क्या हुआ बहू, हमें उनसे क्या करना है? हमें कौन सा उनकी रसोई में बार बार जाना है? और रसोई में खाना बनता है तो सामान इधर उधर हो ही जाता है ना, इसलिए दूसरों की बराबरी करना छोड़ दे। सुमित्रा निवेदिता को इतना बोलकर चुप करवा देती है और बाहर चली जाती है। निवेदिता भी अपना काम करने लगती है, लेकिन निवेदिता को अपनी सहेली की रसोई इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, इसीलिए अपने आप ही सामान यहाँ से वहाँ करके अपनी रसोई को अच्छा बनाने में लगी रहती है। लेकिन इतना करने के बाद भी निवेदिता को अपनी रसोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद निवेदिता अपनी सास के साथ वापस से तानिया के घर जाती है और वहाँ जाने के बाद तानिया से बोलती है, अरे तानिया, तेरी रसोई तो इतनी अच्छी है तो तुझे तो साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती होगी ना। एक कपड़ा मारा और रसोई साफ, है ना? यही तो दिक्कत है, साफ करने में मेहनत ही नहीं लगती, क्योंकि रसोई में कुछ बनेगा तब तो मेहनत लगेगी भी। लेकिन मेरी रसोई में तो कुछ बनता ही नहीं है, बस नाम की ही रसोई है। यहाँ सब बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, तो मैं अपने लिए क्या अलग से बनाऊं, इसीलिए साफ रहती है। निवेदिता बहू, क्या हुआ, अब बोल ना। काकी, आप निवेदिता को ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई बात है क्या? हाँ, मेरी बहू को ये लगता है कि उसकी रसोई से अच्छी उसकी सहेली की रसोई है, इसलिए आए दिन वो बराबरी करती रहती है। कोई समझाने लगे तो इसे कुछ समझना भी नहीं होता है। समझना क्या है माँ जी, मेरी सहेली की रसोई अच्छी तो है ना। अब खाना बने या ना बने इससे क्या, यहाँ तो हम रसोई की ही बात कर रहे हैं ना। अब आपको समझने की जरूरत है, मुझे नहीं। नहीं निवेदिता, काकी सही बोल रही हैं। रसोई भले ही कितनी भी अच्छी और कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें खाना ही ना बनाया जाए तो फायदा ही क्या उस रसोई का। इससे अच्छी तो तुम्हारी रसोई है, जिसमें रोज खाना बन रहा है, रसोई से खाने की महक आ रही है। हाँ, तानिया बिल्कुल सही बोल रही है। सामान आने से कुछ नहीं होता, उस सामान का उपयोग में लाना भी जरूरी होता है। रसोई कैसी भी हो, खाना बनना चाहिए उसमें, तभी रसोई का पता चलता है। और तू बात बात पर दूसरों की बराबरी करना कम कर दे, ठीक है ना? दोनों निवेदिता को समझाते हैं और निवेदिता को भी दोनों की बात सही लगती है, इसीलिए वो दोनों की बात में सहमति देती है और फिर अपनी सहेली की रसोई से कभी अपनी रसोई की बराबरी नहीं करती है। नहीं, तुमको क्या लगता है ऐसे ही पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम लोगों का? अरे जीना हराम न कर दिया ना तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं। आखिर कौन है ये घूंघट वाली औरत और ऐसे मोहल्ले के बीचों बीच हंगामा क्यों कर रही है? जानने के लिए चलिए स्टोरी को जानते हैं। नीलिमा अपनी बेटी गरिमा की बदतमीज जबान से बेहद दुखी थी। एक दिन घर का सारा कचरा फैलाकर गरिमा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी नीलिमा आकर बोलती है, हाय हाय, ये क्या कचरा फैला रखा है तूने? अरे तू तो जानवरों से भी गई गुजरी है, कम से कम वो भी अपने बैठने उठने की जगह को साफ रखते हैं। बोल लिया, और कोई काम तो है नहीं, आपको बस मेरे ऊपर चिल्लाना ही आता है। अरे अगर जानवरों से इतना ही प्यार था तो कोई जानवर ही पाल लेती ना, मुझे क्यों पैदा किया? बस कर बेशरम, मुंह से कुछ बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है। इस बदतमीजी भरी जुबान को बंद रखा कर। तेरे शब्द सुनकर तो तेरी शक्ल देखने का मन ही नहीं करता। ठीक है,
तो आज से मैं घूंघट रख लिया करूंगी आपके सामने, फिर तो आप खुश है ना? अरे घूंघट तो शर्म का प्रतीक है, लेकिन तू तो रज के बेशर्म है। नीलिमा गरिमा से बहस करने के बजाय खुद ही साफ सफाई में लग जाती है, लेकिन गरिमा के ऐसे स्वभाव के चलते नीलिमा को उसकी शादी की चिंता रहती है। पर एक दिन दूर के रिश्तेदार की बदौलत एक कुंदन नाम के लड़के का रिश्ता गरिमा के लिए आता है और वो लड़का अपनी माँ मधुरिमा के साथ उसे देखने आता है, जिस पर नीलिमा गरिमा को रसोई में नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए बोलती है, देख मेरी बात ध्यान से सुन ले, उनके सामने अपनी ये गजलंबी जुबान मत खोलना और इस घूंघट को भी ऊपर मत करना। कम से कम उन्हें ये तो लगेगा कि तू थोड़ी संस्कारी है। चिंता मत करो, मुझे भी इस घर से जल्द जाना है ताकि मैं तुम्हारे इस तानों से बच सकूं। इतना बोलकर गरिमा एक लंबा सा घूंघट करके हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए सबके सामने जाती है, जहां आज की जमाने की लड़की को घूंघट में देखकर मधुरिमा बोलती है, अरे वाह नीलिमा बहन, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, वरना आज के समय में कौन लड़की इतना घूंघट करती है। आंटी जी, घूंघट तो औरतों की शर्म का गहना होता है और मेरा मानना है कि आज के समय में उनकी खूबसूरती जितना ढकी रहे वही अच्छा है। वाह वाह, क्या बात बोली है बेटा तुमने, और मुझे आंटी नहीं माँ जी बोलो, क्योंकि मुझे तो तुम अपनी बहू के रूप में पसंद आ गई हो। क्यों कुंदन बेटा? अब मैं क्या कहूँ, आपको पसंद है तो मुझे भी है। आखिरकार बदतमीज गरिमा का रिश्ता पक्का हो ही गया, जिसके बाद 1 महीने के अंदर गरिमा संग कुंदन का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल में कदम रखती है 5 मीटर के घूंघट के साथ। ये देखकर मधुरिमा की पड़ोसन सावित्री बोलती है, अरे मधुरिमा बहन, मानती हूँ बहू का चेहरा मुंह दिखाई पर ही दिखाओगी, लेकिन इतना बड़ा घूंघट तो ऐसे करवाया है जैसे बहू नहीं ऐश्वर्या राय लाई हो। सावित्री बहन, अब मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी और शर्म लिहाज वाली है, आपकी बहू की तरह नहीं कि शादी के दूसरे दिन ही साड़ी से स्कर्ट में आ जाए। हाँ ठीक है, ज्यादा उछलो मत, अक्सर ये घूंघट वाली बहुएं ही सबसे ज्यादा बेशर्म निकलती हैं। मन तो कर रहा है इस पड़ोसन की यहीं खड़े खड़े इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन अभी ससुराल में आ जाऊं, फिर इसको बताऊंगी कि मैं कितनी बड़ी बेशर्म हूँ। थोड़े तानों और गानों के बीच गरिमा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कुछ दिन तक तो बड़े ही आराम से निकल जाते हैं, लेकिन शादी के 1 हफ्ते होते ही गरिमा की मुंह दिखाई और उसको देखने मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। गरिमा तैयार होकर लंबा सा घूंघट करके सबके सामने बैठी होती है। तभी सावित्री उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, अरे मधुरिमा बहन, अब तो घूंघट छोटा करवा देती, 1 हफ्ता हो गया है आए इसको, इतनी शर्म ठीक नहीं है। वैसे भी शर्म तो आँखों में होनी चाहिए ना। आपको मेरी बहू के घूंघट से इतनी दिक्कत क्यों है? आज तो बोलना ही पड़ेगा। अरे सावित्री आंटी, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या चुल है। अरे उस दिन गृह प्रवेश के टाइम भी आपकी ये चोट जैसी जुबान बड़ी तेज चल रही थी। अब मुझे समझ नहीं आता आपको मिलता क्या है लोगों के घर में आग लगा के। घूंघट के नीचे से गरिमा के इतने संस्कारी शब्द सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सावित्री वो तो अपने कानों पर विश्वास न करके गरिमा से बोलती है, देखो तो सही, घूंघट तो ऐसे किया है जैसे कितनी शर्म हो इसको बड़ों की, लेकिन शब्दों से छी, मधुरिमा बहन सही घूंघट वाली बेशर्म बहू लाई हैं। बेटा बेशर्मी अभी दिखाई कहाँ है, दिखा दी ना तो धोती उठाकर भागती नजर आएगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है और कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हो? अरे घूंघट का तो लिहाज कर, एक तरफ पर्दा करके शर्म जाहिर कर रही है तो दूसरी तरफ बदतमीज जुबान से बेशर्मी। सुन लो सासू माँ, मुझे बेशर्म कहने की गलती तो करना मत, वरना ऐसी बेशर्मी दिखाऊंगी ना कि तुम्हारा पूरा खानदान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। खुद की मुंह दिखाई करवा लो, क्योंकि मुझे ऐसे लीचड़ लोगों को अपना मुंह दिखाने का कोई शौक नहीं है। गरिमा अपनी सारी गरिमा भूलकर कमरे में चली जाती है। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से मधुरिमा अपनी घूंघट वाली बेशर्म बहू के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाती है और आए दिन
गरिमा अब घूंघट में रहकर अपनी बेशर्मियां दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। कभी वो मधुरिमा से लड़ती, उसको गालियां देती, तो कभी मोहल्ले वालों से। एक दिन तो हद ही हो गई। कुंदन ऑफिस जा रहा था और अभी बस गली में ही था कि तभी बालकनी से लंबा सा घूंघट करके गरिमा चिल्लाती है, अरे कुंदन जी, आज आप अपना एक अच्छा पहन कर नहीं जा रहे क्या? अरे ज्यादा देर नहीं लगेगी, आकर पहन जाओ। गरिमा की इस बात पर पूरा मोहल्ला कुंदन को घूर घूर कर देखने लगता है, जिस पर वो गुस्से में वापस घर आकर गरिमा से बोलता है, पागल हो क्या? शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये चीजें मोहल्ले के सामने बोलने वाली होती हैं क्या? खुद ने तो घूंघट किया हुआ है, मेरी इज्जत उतार रही हो मोहल्ले के सामने। तो तुम भी कर लो घूंघट, मैंने कौन सा मना किया है? हद होती है बदतमीजी की। जब तुमको बोलने की शर्म नहीं है तो ये घूंघट करके दिखावा क्यों करती हो? उतार फेंको इसको भी। देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। ये कच्छा पकड़ो और निकलो यहाँ से। अब तुम इसे चलते हुए रोड पे पहनो, कार में पहनो, बस में पहनो या ऑफिस में पहनो, मुझे मतलब नहीं है। गरिमा की बेशर्मी अब पूरे मोहल्ले के सामने थी। वो आए दिन अपनी सास से लड़ती और घूंघट में रहकर उसको गालियां देती। ऐसे ही एक दिन खाना बनाने पर शुरू हुई बहस में गरिमा ने तो सारी हदें पार कर दी। डंडा उठाकर वो अपनी सास को डंडा दिखाते हुए कहती है, बहुत हो गया तेरा बुढ़िया। बहू, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैं ही सहूं। तूने कहाँ सहा? जब से तू आई है इस घर में, तब से मैं और मेरा बेटा ही सह रहे हैं। अरे घूंघट में रहकर बेशरम दिखने वाली लड़की पहली बार देखी है। आज तो मैं तुझे अपने इस घर से ही निकाल दूंगी। मधुरिमा गरिमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालते हुए मोहल्ले में ले आती है, जहाँ सावित्री भी खड़ी होती है। और ये देखकर गरिमा बोलती है, ना ना, तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी? कतई नहीं छोड़ूंगी। जीना हराम न कर दिया ना तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं, पुलिस लेकर आऊंगी इस घर में मैं। अरे देखो तो, मुंह से ऐसी कड़वी बातें निकाल रही है और चेहरे पर घूंघट धरा हुआ है। अरे अब तो हटा दे इस घूंघट को, पूरा मोहल्ला जाने हैं कि तू कितनी बेशरम है। तो इस घूंघट का कोई फायदा नहीं। तो तू बोल ही मत ना। और मेरे घूंघट से तुझे क्या आग लग रही है ये बता। मैं तो हूँ ही घूंघट वाली बेशरम बहू। अगर अपनी इज्जत नहीं उतरवानी ना तो शराफत से यहाँ से चली जा, वरना पुलिस के सामने यही बोलूंगी कि मेरे सास और पति के साथ मिलकर ना मेरी पड़ोसन भी मुझे मारती है। आज पूरे मोहल्ले के सामने घूंघट वाली बेशरम बहू बिना घूंघट के थी। दिखने में वो बहुत सुंदर थी कि पूरा मोहल्ला दंग रह गया था। लेकिन उसकी भाषा सुनकर मधुरिमा बोलती है, बस बस बहू, बहुत बोल ली। अरे तुझे देखने आए थे तो तेरा घूंघट देखकर धोखा खा गए कि तू कितनी शर्म से भरी लड़की है। लेकिन हम गलत थे। आज समझ आया, शर्म घूंघट में नहीं आँखों में होती है। इसलिए तू क्या पुलिस बुलाएगी? मैं बुलाऊंगी और अपने बेटे को तेरे से अलग करवाऊंगी। तेरे जैसी बेशरम बहू मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों ही पक्षों से पुलिस केस होता है। लेकिन गरिमा की हरकतों के लिए मोहल्ले के साथ साथ खुद उसकी माँ भी उसके खिलाफ गवाही देती है, जिसके बाद गरिमा और कुंदन का तलाक हो जाता है और कुंदन मधुरिमा को घूंघट वाली बेशरम बहू से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।